अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी धरती इस ब्रह्मांड का एक चुंबक है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो भूचुंबकत्व की परिभाषा क्या हुई कि भूचुंबकत्व पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, अतः पृथ्वी को चुंबक की भांति हम मान सकते हैं। इसी को ही भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। इसके पीछे दो तर्क दिए गए हैं। एक तो ये तर्क है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए हुए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, और दूसरा क्या है, पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे के टुकड़े का कुछ समय पश्चात चुंबक बन जाना भी उदाहरण है। पृथ्वी में गाड़ने का मतलब ये है कि देखो, हमारे पास यदि एक चुंबक की छड़ है, एक मैग्नेटिक रोड कह सकते हो, या फिर बार मैग्नेट देखा होगा कभी लैब में आपने, उस बार मैग्नेट के साथ अगर हम कोई लोहे की सुई उसके साथ चिपकाकर 1-2 दिन के लिए रख दें और फिर उस सुई को हम हटा के देखें, तो ये देखेंगे कि वह अन्य लोहे की सुइयों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अर्थात उसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ऐसा ही पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे के टुकड़े के साथ होता है। हमारी जो धरती है वो भी एक चुंबक की भांति बिहेव करती है, और जब इसके चुंबकीय क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक कोई चुंबकीय छड़ रहती है तो वो भी क्या बन जाती है, एक चुंबक बन जाती है, अर्थात उसमें भी दो हो जाते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यही भूचुंबकत्व है। ठीक है, भूचुंबकत्व का कारण लिखिए। तो पृथ्वी के भीतरी केंद्रीय क्रोड में लोहा व निकिल पिघली हुई अवस्था में उपस्थित होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उनकी अर्ध द्रव क्रोड में धीमी संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण स्व उत्तेजित जनित्र की क्रिया से विद्युत धारा बहती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के अंदर उपस्थित होती है, उसी तरह से हमारी धरती भी चुंबक की तरह बिहेव करती है। तो हमारी जो धरती होती है वो इस तरह की होती है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, एन और एस से लिखते हैं। इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय रेखाएं हैं, वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं इस तरह से, और दक्षिण ध्रुव के अंदर आती हैं इस तरह से। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव से के अंदर आती है, और जो चुंबक होता है उसके अंदर ये इस तरह से गति करती है, साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, इस तरह से लाइन होती है। तो जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक और छोटा सा लोहे का टुकड़ा गाड़ देते हैं, तो इसके अंदर ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं या संवहन धाराएं हैं, ये प्रवाहित होने लगती हैं, और ये इस तरह से लंबे समय तक प्रवाहित होती रहती हैं। तो ये जो हमने इसके अंदर एक लोहे का क्रोड डाला है, या लोहे का टुकड़ा जो डाला है, वो भी किसकी भांति व्यवहार करने लगता है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसी वजह से भूचुंबकत्व काम करता है। तो एक बार फिर से देख लो, पृथ्वी के भीतरी केंद्रीय क्रोड में लोहा व निकिल पिघली हुई अवस्था में उपस्थित होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उनकी अर्ध ध्रुव क्रोड से धीमी संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण से उत्तेजित जनित्र की क्रिया से विद्युत धारा बहती है। तो वो जो देखो, धरती के अंदर का तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसके अंदर जो लोहा या निकिल होता है, वो अंदर धरती के गर्भ में किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहता है। तो इस लिक्विड से क्या बोल रहा है कि इस द्रव अवस्था में रहने के कारण क्या होता है, संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहन धारा मतलब एक तरह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और इस प्रवाहित विद्युत धारा के कारण ही एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि एक हमारे पास मान लो एक लूप है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर ये धारा प्रवाहित हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसके पास अगर हम एक चुंबकीय सुई रखें, तो उस चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इससे यह सिद्ध होता है कि अगर किसी लूप के अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग एक चुंबकीय क्षेत्र भी वहां पे
उत्पन्न हो रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या उत्पन्न हो रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। तो विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। सिमिलर कंडीशन किसकी वजह से होता है, हमारी भूचुंबकत्व के कारण, भूचुंबकत्व भी इसी कारण से उत्पन्न होता है। हमारी धरती के क्रोड में क्या होता है, लोहा और निकेल होता है, वो किसके रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है, और उस लिक्विड के कारण धीमी संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। उन संवहन धाराओं के कारण विद्युत धारा बहती है, और इस विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, नोट यहाँ पे नोट डाल के लिखा हुआ है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव व चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के मध्य 11.3 डिग्री का कोण होता है। तो ये आपके उसके अंदर भी पूछा गया सवाल था, जो आपका मॉड्यूल पेपर था उसके अंदर भी, कि भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव के मध्य कोण कितना होता है। तो कितना होता है, 11.3 डिग्री का। अर्थात अगर हमारा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो धरती का नॉर्थ पोल और साउथ पोल इससे थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा, अर्थात ये किसी एंगल पर रहेगा और किसी कोण पर रहेगा। और इस कोण का मान कितना होता है, इस कोण का मान होता है 11.3 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े। भूचुंबकत्व के अवयव लिखो। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी हेतु आवश्यक अवयवों को भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की जो जानकारी हमें चाहिए कि किस काम में हम चुंबक को ले रहे हैं, वो जानकारी के जो जो अवयव होते हैं वही क्या होते हैं, भूचुंबकत्व के अवयव होते हैं। और ये अवयव कौन कौन से हैं, दिक्पात कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। BH मतलब हॉरिजॉन्टल आपका कंपोनेंट जो होता है, क्षैतिज घटक उसको बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। एक लंब घटक होता है और एक क्षैतिज घटक होता है। ठीक है, जैसे वेक्टर में मैंने बताया था, ये वेक्टर अगर इसके साथ थीटा एंगल बना रही है तो ये इसका क्षैतिज घटक होगा। मान लो ये A वेक्टर है तो ये A cos थीटा होगा, और इसका लंब घटक जो है, परपेंडिकुलर जो है, वो क्या होगा, A sin थीटा। ऐसा बताया था ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यहाँ पे ये क्या है, इसका अवयव है, भूचुंबकत्व के अवयव है। ठीक है, तो इन अवयवों के बारे में आगे जानकारी है। दिक्पात कोण को परिभाषित कीजिए। तो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, दो आप अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पढ़ते हो भूगोल के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र की, सॉरी पृथ्वी की, जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें हम अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर जो होता है, उसके बीच में जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण, लेस देन 90 डिग्री एंगल क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण को ही हम क्या कहेंगे, दिक्पात कोण कहेंगे। अब नति कोण या नमन कोण क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर के पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज घटक के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा या निरक्षीय रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। कैसे, देखो चुंबकीय ध्रुव ये है ना, और भूमध्य रेखा हमारी क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, और हमारी अर्थ इस तरह से गोलाकार शेप में होती है, और ये जो रेखा आती है जो बीचों बीच जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, और जो भूमध्य रेखा है वहां पे नति कोण या नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो मैंने बताया था आपको, कोई भी वेक्टर है
वेक्टर का जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है। तो इसको जब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है बी, ये कोण थीटा है, तो ये हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक बी कोस थीटा बी एच, और इसका लंबवत घटक आपका ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, जहां पे थीटा नहीं होता है वो साइन कंपोनेंट होता है, और जहां पे थीटा होता है वो आपका क्या होता है, कोस कंपोनेंट होता है। यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट आपके लिख दिए हैं, बी वी और बी एच। बी वी हो गया आपका बी साइन थीटा जो कि आपका लंब घटक है, और बी एच होता है आपका क्षैतिज घटक, इसको बोलते हो आप बी कोस थीटा। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा आपका टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे बी साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा आएगा, जब दोनों को भाग देंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो बी वी अपॉन बी एच यानी चुंबकीय क्षेत्र का लंब घटक अपॉन चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, दोनों का अनुपात आपका आएगा टेन थीटा के बराबर। और यहाँ पे बी एच हमारे पास डिनोमिनेटर में है या हर में है, उधर जाएगा तो ये अंश में चला जाएगा या गुणा में चला जाएगा, तो बी वी इक्वल्स टू बी एच टेन थीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या लिखोगे, बी वी इक्वल्स टू बी एच टेन थीटा। समझ में आया? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो मान लो आपके दो घटक हैं जिनको आप बी और बी एच कह रहे हो, यहाँ पे बी1 अगर बी1 और बी2 लें इनको, तो आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस ये सूत्र होता है B2 स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कोस थीटा। ठीक है, और इन B1 और B2 के मध्य आपका कोण है 90 डिग्री का। देखो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला कोण, ये कोण कितना है 90 डिग्री का, क्योंकि ये बी एच और बी वी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के कोण पे है। ठीक है, तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कोस 90 कितना होता है, 0। और कोस 0 कितना होता है, कोस 0 1 होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, 2bv bh कोस 90 की वैल्यू जैसे 0 रखी, इस 0 को किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं तो परिणाम 0 ही आता है। तो आपका b जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ bv स्क्वायर प्लस bh स्क्वायर। समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र जो धरती का चुंबकीय क्षेत्र है उसके आधार घटक या कहें ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों के बीच में रिलेशन आपने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चुंबकत्व का गाउस का नियम लिखो। तो आप चुंबकत्व का गाउस का नियम कैसे लिखते हो, बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ऐसे लिखते हो ना? अगर इसके अंदर यहाँ पे ये किसको बताता है, फाई को बताता है। फाई होता है इसका चुंबकीय फ्लक्स, फाई बी से भी लिखते हैं सफिक्स में, अगर बी पुट कर दिया तो वो चुंबकीय फ्लक्स होता है, अगर यहाँ पे सफिक्स में ई लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या विद्युत फ्लक्स होता है। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट बी डॉट ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एल था या डी एस था, डी एस था। ई और डॉट फिर डी इसके एस आगे था था बराबर में समेशन क्यों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बोल रहे हो? ये समेशन क्यों था? हाँ हाँ, क्यू एनक्लोज लिख दो या समेशन ऑफ क्यू लिख दो, वो बात एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे आपका है फाई बी और इसको लिखते हो आप बी डॉट डी एल लिखते हो। ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आप लिखते हो म्यू नॉट आई समेशन आई। ठीक है, म्यू नॉट समेशन आई, दोबारा से लिखते हैं
इंटीग्रल बी डॉट और डी उसमें एल। मतलब समेशन आई के समेशन क्यू था ना, तो उसकी वैल्यू भी रखते थे हम। हाँ समेशन आई, ये यहाँ पे समेशन ऑफ आई मतलब जो परिणामी धारा है उसका मान यहाँ पे समेशन आई बताता है। जितनी भी धाराएं हैं उनका योग अगर हम कर दें तो वो समेशन ऑफ आई होता है। ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई। यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र का गाउस का नियम लिखा गया है, फाई बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या लिया गया है, इसका मान 0 लिया गया है, अर्थात जितनी चुंबकीय रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करती हैं उतनी ही चुंबकीय रेखाएं इससे बाहर निकल जाती हैं। ये जो परिणामी एक्चुअल चुंबकीय, में जो फ्लक्स, हाँ बोलो। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, हाँ मतलब कि तो इसकी साइड में ये इसका दूसरा रूप है ना, मतलब क्या पाई, मतलब इस रूप से भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गाउस का नियम अलग है। ये तो कोई भी वेक्टर होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हम्म। या फिर इसको कहें सदिश है। हम्म। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश ही तो है। इसके हाँ। में मैग्नीट्यूड भी होती है, दिशा भी होती है। तो कोई भी सदिश जो होती है उसके कंपोनेंट तो होते ही होते हैं। ठीक है, उसका एक ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट होगा और एक उसका क्षैतिज कंपोनेंट होगा। तो ये क्षैतिज कंपोनेंट बी एच होता है, ये बी होता है। अगर ये किसी एंगल थीटा के ऊपर अलाइन हो रही है तो बी होता है। ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। बी बी और बी एच। नहीं, ये देखो एक साइड में है ना, यहाँ लगा के। अच्छा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, हाँ ये अलग अलग है। देखो गाउस का नियम अलग है, वो आप वेक्टर की बात कर रहे हो, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो ये जो बी डॉट डी एस लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हो फाई बी है, फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लक्स का मान 0 है, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि जितनी चुंबकीय रेखाएं किसी एक पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं उतनी ही चुंबकीय रेखाएं इस पृष्ठ से अगर बाहर निकल जाती हैं तो इसका फ्लक्स फाई बी का मान 0 होता है। ठीक है, ये सूत्र केवल इतना बता रहा है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़े। एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। यहाँ से एक बात और पता चलती है कि एकल चुंबकीय ध्रुव, जैसे आप शुरू में आपने डायपोल पढ़ा था और डायपोल मोमेंट भी निकाला था, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L से, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल मोमेंट P इंटू क्यू इंटू 2L लिखा था, P का मान, जहाँ पे ये माइनस क्यू था ये प्लस क्यू था और इनके बीच की दूरी 2L थी। ठीक है, और आपने मैग्नेटिक फील्ड में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर भी आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M पढ़ा होगा और उसका मान आपने लिखा होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर क्षमता इंटू 2L। ठीक है, जो आपका ध्रुव होता है, चुंबकीय ध्रुव, उसकी क्षमता स्मॉल m से लिखते हैं और उनके बीच की दूरी 2L से, तो m इंटू 2L इज इक्वल टू कैपिटल M पढ़ा था ये वाली चीज। ये वाली तो नहीं ध्यान, लेकिन ये ऊपर वाली पड़ी थी, P बराबर Q अपन 12। हाँ ये पढ़ा था ना, तो ये भी होता है। यहाँ पे कैपिटल M का एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, I इंटू ए, NIA, हाँ N जहाँ पे नहीं। नंबर ऑफ हाँ, ये टर्न्स थे, फेरों की संख्या। है ना, ये पढ़ा होगा ना NIA। हाँ तो है वही नहीं। वही वही था ये चुंबक के अंदर आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है। तो उसका एक सूत्र तो ये होता है और दूसरा सूत्र ये भी होता है। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो, तो वहां पे एक अकेला चार्ज भी अस्तित्व में था। देखो मैंने बताया था ये एक सूरज की तरह होता है, भगवान पॉजिटिव होते हैं और इनसे पॉजिटिव हाँ। रेज निकलती है ना, और माइनस जो नेगेटिव होता है वो क्या लेता है, अपनी तरफ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को।
तो यहाँ पे एकल ध्रुव का अस्तित्व था, अर्थात मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जब आप मैग्नेट की बात करते हो या चुंबक की बात करते हो, उसके अंदर दो पोल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अगर इस चुंबक को आपने तोड़ भी दिया, थोड़ा लेकर ब्रेक भी कर दिया दो पार्ट में, तो ये दोनों पार्ट अपने आप में इंडिविजुअल चुंबक की तरह बिहेव करेंगे, एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, जिनके अपने अलग अलग दो पोल हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, हाँ अभी भी इनके और टुकड़े करोगे तो भी ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, और टुकड़े करोगे तो इसके और करोगे तो फिर और चुंबक बनते चले जाएंगे। इसका मतलब चाहे आप किसी भी बार मैग्नेट के या चुंबक के छड़ के कितने भी टुकड़े क्यों ना कर लो, वो हमेशा क्या रहेगा, उसके अंदर दो पोल एग्जिस्ट करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो एक चुंबक के ध्रुव होता है, एकल चुंबक के ध्रुव, उसका अस्तित्व नहीं होता है। कभी आपने देखा है कि ये नॉर्थ पोल है, बस ये नहीं। चुंबक है, इसके साथ एक साउथ पोल जरूर होगा। ठीक है, हाँ तो यही कहना चाह रहा था मैं, इतनी सारी बातों का कंक्लूजन यही था। अगला क्वेश्चन देखो, किसी एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो किसी, क्या लिखा है, किसी एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व का गॉस का नियम क्या रूप जरूर। ग्रहण करता। तो देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस का नियम ई डॉट डी एस पढ़ते हो, तो इसके अंदर तो डाइपोल होता है, सॉरी मोनोपोल होता है ना, तो इसको क्या लिखते हो, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या रूप लेता, यहाँ पे देखो, 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह आप लिखते हो म्यू नॉट, चुंबकीय क्षेत्र में मैं पहले बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप लिखते हो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डीएस आपका एरिया अल्पांश है या क्षेत्रफल अल्पांश है, इसकी जगह आप डीएस ही लिखोगे। ठीक है, और समेशन ऑफ क्यू की जगह लिखोगे आप पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम और इसका समेशन। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी इसके अंदर पुट कर दो, जो जो चीजें मैंने लिखी एक बार कॉपी में नोट करो फटाफट से। ओके। समेशन ऑफ क्यू की जगह लिखोगे समेशन ऑफ एम पोल स्ट्रेंथ, चार्ज की जगह, आवेश की जगह लिखोगे पोल स्ट्रेंथ या फिर पोल की क्षमता। पोल किसको बोलते हो, ये ध्रुव को, समीशन ध्रुव क्यों क्षमता। की समीशन एम बड़ा है या छोटा? एम छोटा है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम। ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह आप लिखोगे म्यू नॉट, ई की जगह आप लिखोगे बी, और डी एस जो एरिया अल्पांश है या क्षेत्रफल अल्पांश है, उसकी जगह आप डी एस ही लिखोगे। तो देखो आपका ये होता है विद्युत क्षेत्र का गॉस लॉ। अब हम बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का गॉस लॉ इसी की सहायता से। तो आगे चलें। तो देखो ई की जगह आपने लिखा बी, तो क्या लिखोगे, इंटीग्रल बी डॉट डीएस की जगह डीएस, और समेशन ऑफ क्यू की जगह समेशन ऑफ एम, और 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट इसके मल्टीप्लाई यानी गुणा में, म्यू नॉट समेशन ऑफ एम। तो ये आपका रूप ग्रहण करता। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया। ये जो ये बीच में 2m कहाँ से आ गया? 2m नहीं है, ये समेशन ऑफ m है। अच्छा ठीक है। यहाँ पे आप समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हो ना, तो हाँ हाँ समेशन ऑफ क्यू की जगह समेशन ऑफ m लिखा है इसमें, हाँ आ और गया समझ। 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट लिखा है, इसकी जगह आप लिखोगे म्यू नॉट, 1/म्यू नॉट। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन से हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप चार्ज इस्तेमाल करते हो, एक चार्ज ये होता है प्लस क्यू और एक होता है आपका माइनस क्यू। ठीक है, और इनके बीच की दूरी अगर आपकी 2l है, तो आपका डायपोल मोमेंट q इंटू 2l हो जाता है। इसी तरह से आपका मैग्नेटिक पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अगर इनके बीच की दूरी l है, तो यहाँ पे तो है चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे है पोल। तो पोल की स्ट्रेंथ होती है स्मॉल एम,
इसकी प्लस का स्मॉल एम और इसकी माइनस का स्मॉल एम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम लिखोगे, स्मॉल एम इंटू 2L। ठीक है, लिख लो इसको। एक मिनट। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इसको। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल एम इंटू 2L। ठीक है, समझ में आया? आगे चले। हाँ। ठीक है, आगे देखो, चुंबकन तीव्रता आई की परिभाषा मात्रक एवं विमा लिखो। तो चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। अभी हमने कैपिटल एम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल एम इंटू 2L। अभी तो लिखा है, बोल क्यों नहीं रहे हो? एकांक आयतन में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो वो होती है आई एम अपॉन वी। ठीक है, एम अपॉन वी। तो जो एम होता है इसका आपका मात्रक क्या होता है, एम का एक फॉर्मूला आपने NIA भी पढ़ा था, विद्युत धारा गुणा क्षेत्रफल, और एन है नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, एन है आपके नंबर ऑफ टर्न्स। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और ये ए है एरिया, एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। हेलो, ये जो आपने M और 2L लिखा ना, हाँ यहाँ पे ये वाला, हेलो, हाँ ये एम इंटू 2L एक फॉर्मूला है और NIA ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं चुंबकन उसके चुंबकीय आघूर्ण के। ठीक है, तो हाँ। आप नॉर्मली इसी से इसका यूनिट निकालते हो। यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, M इक्वल्स टू NIA, N तो नंबर ऑफ टन्स है, तो इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। I आपकी विद्युत धारा है या करंट है, करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और जो ए है वो आपका क्षेत्रफल है या एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका मात्रक बताया खाली मैंने, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर की पावर 3, मीटर क्यूब होता है ना आयतन का मात्रक, तो नीचे मीटर क्यूब आएगा। तो ये दो पावर, इसकी दो पावर से कैंसिल हो जाएंगी, केवल 1 मीटर बचेगा। ठीक है, तो इसका मात्रक आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। आई का मात्रक क्या आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर। देखो ये लिखा हुआ भी एम्पियर अपॉन मीटर, ये नाज है यूनिफॉर्म। इसको मिटाना मत, एक मिनट। हाँ हाँ लिख लो लिख लो, ये वॉल्यूम लिखा है हमने, आयतन। दिखा दो। हो गया। ठीक है, और इसके अंदर इसकी विमा आप लिखोगे तो एम्पियर अपॉन मीटर है। ठीक है, मीटर की विमा क्या होती है, L1 होती है। तो देखो ऊपर आपका आएगा M0 और नीचे आपका L आएगा, तो ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा। टाइम है नहीं, टाइम की विमा 0, और आपका क्या दे रखा है, विद्युत धारा का
एम्पियर, तो एम्पियर की पावर 1, ये आपकी क्या आ जाएगी फाइनली, विमा आ जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ। चलो आगे देखो। हाँ ये बहुत ही मतलब आसान सवाल है। चुंबकन क्षेत्र की परिभाषा व मात्रक लिखो। तो चुंबकन क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, तो चुंबकन क्षेत्र H जो होता है आपका, वो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र B से ही डिनोट किया जाता है। अगर B जो है उसके अंदर हम म्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो आपका चुंबकन क्षेत्र H आ जाता है। ठीक है, तो कभी भी आप B कहीं भी देख लो तो B में म्यू नॉट का डिवाइड कर देंगे तो H बन जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो B इक्वल्स टू म्यू नॉट H। इस फॉर्मूले को याद रखना, यही क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन हेतु रखा जाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, वह बाह्य क्षेत्र होता है जिसमें किसी पदार्थ को रखा जाता है, किसके लिए, इसके अंदर चुंबकीय गुण डेवलप करने के लिए, पैदा करने के लिए। तो इसकी बीमा भी आप निकाल दोगे, वही होती है। ठीक है, आगे देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय प्रवृत्ति। तो इसको देखो, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। ठीक है, फिर अल्प चुंबकन, अल्प चुंबकन क्षेत्र में चुंबकन I चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होता है। तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन होता है I क्या लिखा था आपने, M/V लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो ये लिख रखा I। हाँ है। I होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, H के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं काई M और इनटू H, और ये काई M ही क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, समझ में आई? देखो I हमने निकाला M/V से, M का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू 2L, एक M का दूसरा फॉर्मूला होता है NIA। ठीक है, I हो गया, फिर उसके बाद में एक H पढ़ा था हमने क्या, B/म्यू नॉट। तो जो आपका I जो आया, ये I इस H के प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम एक काई इंट्रोड्यूस करते हैं, काई M इंटू H, और ये I के बराबर होता है। आई होप अब समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो यही चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। यदि H इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर मीटर है तो काई M का मान I के बराबर होगा। पदार्थ में एकांक चुंबकन क्षेत्र द्वारा प्रेरित चुंबकन तीव्रता को उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे हम चुंबकन क्षेत्र H को अगर एक मान ले, यूनिट मान ले, 1 एम्पियर पर मीटर मान ले, तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति किसके बराबर हो जाएगी, प्रेरित चुंबकन तीव्रता के बराबर हो जाएगी। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी मतलब आई मतलब M/V, M का मान NIA होता है, NIA/V, ये आपकी क्या होती है, इंटेंसिटी या तीव्रता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30वां, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकनशीलता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता क्या कहलाती है, ये कहलाती है किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। अगर किसी माध्यम का आपका कांस्टेंट म्यू है, ठीक है, और फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट है, तो इनका जो रेशियो होगा वो ही आपका क्या कहलाएगा,
आपेक्षिक पारगम्यता कहलाएगी, चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता कहलाती है। ठीक है, तो म्यू आर हमेशा याद रखना, म्यू अपॉन म्यू नोट। म्यू होता है आपका किसी मीडियम के लिए, माध्यम के लिए, ठीक है, और म्यू नोट होता है आपका फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, एक मिनट ठीक है, तो आज का टाइम हो गया है। ओके। किसी भी वक्त हमारी क्लास ओवर हो सकती है, हम्म लेस देन 1 मिनट का टाइम बचा है। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन